नमस्कार दोस्तों। आपके अपने YouTube चैनल इलेक्ट्रिकल ज्ञान में आप सबका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में उन कंसेप्ट्स की बात करने जा रहे हैं जो इलेक्ट्रिकल की ABC है, मीन जिसके बिना इलेक्ट्रिसिटी को समझना नामुमकिन है। तो बेसिकली होता क्या है कि इलेक्ट्रिकल जो हमारी ट्रेड है ये टोटली इमेजिनेशन बेसिस पे है। अगर आपको इमेजिन करना आ गया तब आप इस कंसेप्ट को समझ पाओगे, अदरवाइज नहीं। तो हम कोशिश करेंगे कि ये जो हमारी ये टर्म्स हैं, इलेक्ट्रिकल टर्म्स हैं, इसको हम अपनी डेली की रूटीन की ज़िंदगी में से कुछ एग्जांपल्स को लेके इसको समझने की कोशिश करेंगे ताकि हमें इसके बारे में अच्छी तरीके से पता चल जाए। तो बेसिकली मैंने आज इस वीडियो में सिंपल टर्म्स लिए हैं, वोल्टेज, करंट, रेजिस्टेंस और पावर। इसको अच्छी तरीके से आज हम एलेबोरेट करें। तो चलिए सबसे पहले हम एक एग्जांपल लेते हैं कि हमारे पास एक वाटर टैंक है। वाटर टैंक जिसमें कि पानी भरा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे एक टैप लगी हुई है और किसी पाइप के थ्रू ये पानी किसी टैंक में भर रहा है नीचे, ठीक है। तो सपोज कीजिए कि किसी ये जो पानी है ना, पानी कब फ्लो होता है, इसका एक यूनिवर्सल रूल है कि ये किसी हाइट पे जब इसको हम उठाते हैं तो इसके अंदर एक एनर्जी पैदा हो जाती है जिसको हम पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। तो जितना हम हाइट पे इस पानी को लेके जाएंगे उतना ही इस पानी के अंदर प्रेशर आएगा जो कि पानी को फ्लो होने में हेल्प करेगा। पानी को फ्लो होने में हेल्प करेगा कौन? प्रेशर। प्रेशर किससे क्रिएट होगा? हाइट से। जितनी हाइट हम ज़्यादा इंक्रीज करेंगे उतना ज़्यादा प्रेशर होगा, जितनी हाइट कम होगी उतना कम होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास पहला हमें क्या चाहिए? प्रेशर हमें चाहिए, प्रेशर। अगर हमें पानी का फ्लो करवाना है तो हमें प्रेशर चाहिए। वो प्रेशर चाहे तो हम हाइट से दे लें। एक वैसे और भी होता है कि अगर अगर हम जिस चीज़ में पानी है, कहीं पे भी अगर पानी खड़ा है तो उसके अगर किसी साइड पे हम लेवल का डिफरेंस डाल दें, मींस एक वाली साइड को ऊपर और दूसरी साइड को नीचे कर दें, तो हमारा पानी ऊपर से नीचे की तरफ जाएगा, ठीक है। तो चलो उस चीज़ को अभी नहीं लेते, वो भी पोटेंशियल डिफरेंस के लिए काम आता है। हम यहाँ पे सिर्फ अभी क्या समझ रहे हैं कि पानी को जब हम किसी हाइट पे उठाते हैं तो पानी के अंदर एक प्रेशर आ जाता है जिसके कारण पानी मूव होता है, पहली बात। दूसरी बात, इस टैंक में से पानी इस टैंक में कितनी तेजी से भरेगा ये किस पे डिपेंड करेगा? ये जो हमने पाइप लगाई है, इस पानी की इस पाइप की लेंथ क्या है और इस पानी की, इस जो पाइप है इसकी ब्रेथ या कह लो या इसका डाया बोल लो कि डाया क्या है इसका। पानी इस टैंक में पानी कितनी जल्दी भरेगा किस पे डिपेंड करेगा? इस पाइप की लेंथ कितनी है और इस पाइप का डाया कितना है। अगर डाया ज़्यादा होगा, अगर पाइप का डाया ज़्यादा होगा, अगर पाइप ज़्यादा खुली होगी, ज़्यादा मोटी होगी, तो पानी हमारा जल्दी भरेगा। अगर पाइप का मुंह है जो वो कम होगा, जैसे यहाँ पे टैप लगी हुई है, इसको हमने थोड़ा सा टाइट कर दिया तो पानी को भरने में ज़्यादा टाइम लगेगा, ठीक है। तो ये जो सारा कुछ हो रहा है ये किसके साथ हो रहा है? पानी के साथ। तो हमारे पास यहाँ पे तीन चीज़ें हैं, प्रेशर, ओके, पाइप की लेंथ और पाइप की डाया, और यहाँ पे तीसरा है खुद पानी, वाटर। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग टर्म में हमारे पास तीन चीजें होती हैं। ये जो प्रेशर क्रिएट किया गया है इलेक्ट्रिकल टर्म में, इस प्रेशर को बोलते हैं वोल्टेज। इलेक्ट्रिकल टर्म में इस प्रेशर को वोल्टेज बोलते हैं। और इस प्रेशर की वजह से जो इस टैंक में हमारे पास क्या फ्लो हो रहा है? पानी। हमारे पास किसी भी कंडक्टर में, यहां पे हमारे पास एक कंडक्टर है, अगर उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं, आपको पता है कोई भी जो हमारा मटेरियल होता है उसके अंदर अबंडेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, है ना। हमारा न्यूक्लियस होता है जिसमें प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स उसके न्यूक्लियस पे होते हैं और एक्स्ट्रा न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो हर किसी कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन तो होती है हर कंडक्टर में, बट उसमें क्या नहीं होता? उसमें फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं होता। उस फ्लो को पैदा करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? प्रेशर। और इस प्रेशर का नाम क्या है हमारे पास? वोल्टेज। तो वोल्टेज एक ऐसा प्रेशर है जो इलेक्ट्रॉन्स को मूव करने में हेल्प करता है, जैसे कि पानी।
तो हमारा ये जो वाटर है, वाटर हमारा क्या हो गया, हमारा करंट हो गया, इट इज एनालॉगस टू करंट। जैसे प्रेशर हेल्प करता है पानी को धक्का देने में, वैसे ही वोल्टेज हेल्प करती है इलेक्ट्रॉन्स को धक्का देने में। और जब इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट हो जाएगी, उस इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट को हम बोलेंगे करंट। तो मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन ही, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ही तो करंट होता है। तो कभी भी ये नहीं हो सकता है कि कहीं पे करंट हो और वहां पे वोल्टेज ना हो, क्योंकि ऐसा कभी हो सकता है कि पानी फ्लो हो रहा हो बिना किसी कारण, ना तो वहां पे जो धरती का लेवल है वो ऊंचा नीचा है ना, और ना ही वहां पे पीछे से कोई प्रेशर आ रहा है, ना वहां पे कोई टैंक ऊंचाई पे है। तो पानी बिना मतलब फ्लो नहीं होता। जा तो उसको, जैसे पानी खड़ा होता है कहीं पे, वो खड़ा हुआ पानी जैसे कहीं जमीन पे खड़ा है, तो उसके लिए हमें जा तो किसी दूसरी साइड से जमीन को खोद के नीचा करना पड़ेगा, तभी वो पानी उस साइड जाएगा, या वहां पे थोड़ा सा पानी और डालना पड़ेगा प्रेशर से, तब वो पानी हिलेगा। तो पानी अपने आप फ्लो नहीं होता। वैसे ही जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अपने आप फ्लो नहीं होते, किसी भी कंडक्टर में हर वक्त वो अवेलेबल होते हैं, बट वो फ्लो नहीं होते। तो हमारा यहाँ पे जो करंट होता है वो हमारा पानी हुआ, और वोल्टेज हमारी प्रेशर हुआ। अब तीसरी चीज आ गई। तीसरी चीज हम कह रहे थे कि ये जो हमारा, देखो जब भी पानी फ्लो करेगा ना, ये जो पाइप है, इस पाइप पे भी आप कितना भी प्रेशर क्रिएट कर लो, आप इस हाइट को कितना भी इंक्रीज कर लो, जरूरी नहीं है, मान लीजिए आपने इसको हाइट को इससे भी ज्यादा और इंक्रीज कर दिया, बट पाइप आपने पतली लगा ली, तो क्या इसमें पानी भर जाएगा आपका? जल्दी नहीं भरेगा, टाइम लगेगा। तो प्रेशर भी क्या करेगा, अगर हमारी ये जो पाइप है ये हेल्प ना कर सकी, किसको, पानी को फ्लो करने में हेल्प ना कर सकी, तो ये जो हमारी पाइप द्वारा पैदा किया गया एक प्रतिरोध है, इस प्रतिरोध को बोला जाता है रेजिस्टेंस। इस प्रतिरोध को बोला जाता है रेजिस्टेंस। जैसे हमारे पास पाइप जितनी ज्यादा लंबी होती है, जितनी ज्यादा लंबी पाइप होगी, उसमें पानी का प्रेशर भी कम हो जाएगा अपने आप, या कह लो वो पाइप जो हमारी होगी वो ज्यादा रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगी। देखो यहाँ पे इस पाइप में रेजिस्टेंस पैदा कौन कर रहा है, ये जो इसकी आउटर जो इनर सरफेस है ना, जो इनर सरफेस, वहां पे पानी और पाइप की इनर सरफेस, इन दोनों के अंदर एक फ्रिक्शन पैदा हो रहा है। ये फ्रिक्शन किसको, मूवमेंट ऑफ वाटर को रोक रहा है। तो जितनी ज्यादा लंबी पाइप होगी उतनी ज्यादा फ्रिक्शन ज्यादा होगी। इट मीन्स लेंथ के इंक्रीज होने से हमारी जो रेजिस्टेंस या प्रतिरोध है वो भी इंक्रीज होता है। अगर एरिया ज्यादा होगा तो प्रतिरोध कम होगा, बट पानी ज्यादा होगा, इट मीन्स प्रतिरोध कम होगा। इट मीन्स एरिया को इंक्रीज करने से हमारा प्रतिरोध क्या होता है, कम होता है, या फिर कह लो रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस यहां पे कम होगी अगर पाइप मोटी होगी। ये बात क्लियर होगी। तो हम इस तरीके से इसको देखते हैं। लास्ट चीज रह गई कि हमारा जब ये दोनों चीजें, एक प्रेशर, एक प्रेशर, प्रेशर की वजह से क्या फ्लो हुआ, पानी, और प्रेशर और पानी, जब ये दोनों चीजों का सुमेल हो जाता है तब हमारा होता है वर्क डन। वर्क डन होता है हमारा, तब कोई ना कोई काम हुआ ना। एक पानी जग, जहां हमारा ये टैंक है, नीचे वाला टैंक भर गया, तो कुछ ना कुछ काम हुआ ना। कुछ समय के लिए जब हमने प्रेशर और पानी को इकट्ठा किया तो हमारा काम हुआ ना। इस काम को हम बोलते हैं, हमारे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में इस काम को बोला जाता है, वर्क डन को बोला जाता है पावर। तो पावर हमारी क्या हुई, ये दोनों चीजों का सुमेल है, वोल्टेज और करंट। तो पहली बात तो होगी, करंट कभी भी वोल्टेज के बिना फ्लो नहीं हो सकता। वोल्टेज की वजह से जब करंट फ्लो होगा तब कोई ना कोई काम होगा, हमारा वर्क डन होगा, और उस काम का नाम क्या है, पावर, जिसका मतलब है वोल्टेज इंटू करंट। करंट ये हमारा फार्मूला होता है। तो यहाँ पे अब वैसे भी हमने, जैसे देखो वोल्ट के यूनिट, तो सबसे पहले हमें इस फार्मूले को यूज करना है, इसको याद करना है हमें कि पावर हमारी क्या होती है, वोल्टेज इंटू करंट। देखिए अभी भी इसमें अगर कोई दिक्कत हो कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। दूसरी चीज, अब आपने यहाँ पे तो देख लिया कि इस हाइट, जैसे जैसे हम हाइट को इंक्रीज करते हैं वैसे वैसे हमारा प्रेशर इंक्रीज होता है। बट इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में इस चीज को पैदा करने के लिए हाइट को जैसे इंक्रीज किया जाता है, वोल्टेज भी किसी कारण से पैदा की जाती होगी। तो उसके लिए हमारे पास जो है वो टॉपिक थोड़ा वास्ट है, वो हम तब पढ़ेंगे जब हम जनरेटर की वर्किंग पढ़ेंगे कि किस तरीके से हम इस पोटेंशियल को क्रिएट करते हैं। जनरली आप वोल्टेज को, पोटेंशियल डिफरेंस को, पोटेंशियल क्या होता है कि किसी इस पानी के अंदर काम करने की कितनी सक्षमता है, समर्था कितनी है उसकी, उस चीज़ को पोटेंशियल बोलते हैं, किसी के अंदर काम करने की समर्था कितनी है, ठीक है। तो पोटेंशियल, इसको तो पोटेंशियल डिफरेंस हमारा हुआ कि यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो हाइट हुई, ये हमारा पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया।
तो ये इसी के यही तो पोटेंशियल डिफरेंस ही तो कारण है हमारी वोल्टेज का। तो दोनों चीज़ों को हम एक मान सकते हैं। तीसरा ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इलेक्ट्रॉन्स को जो फोर्स मोटिव करती है, कौन सी फोर्स मोटिव करती है? वोल्टेज ही तो मोटिव करती है। तो ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, ईएमएफ ही वोल्टेज है हमारी। ठीक है, इन चीज़ों को याद रखना है। तो चलिए आगे आगे चलते हैं। तो चलिए अब ओम्स लॉ को समझते हैं। जो इलेक्ट्रिकल का सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला है ओम्स लॉ, ये हमारा होता है कि V इज इक्वल टू आई इंटू आर। ठीक है, तो बेसिकली हम यहाँ पे समझेंगे अभी। जब अगर हम I को यहाँ पे रख लें तो हमारे पास I का क्या आएगा, V अपॉन आर। इसका मतलब है कि किसी भी वायर में अगर हमारे पास एक कंडक्टर है, उसको हमने किसी वोल्टेज सोर्स के साथ लगाया हुआ है, तो ये जो वायर है इसमें करंट कितना फ्लो होगा, इस करंट को कौन बताता है? हमारा दो चीजें, वोल्टेज और रेजिस्टेंस। कि मान लीजिए इसमें यहाँ पे कितना पानी हमारा यहाँ पे फ्लो होगा, पहला किस चीज पे डिपेंड करेगा कि हमारे टैंक की हाइट कितनी है। अगर टैंक की हाइट कम हुई तो हमारा जो पानी जो फ्लो होगा वो कम होगा। तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मींस पानी कम होगा, मतलब करंट हमारा हमेशा कम होगा। अगर हमारा प्रेशर, हमारी वोल्टेज कम हुई, तो वोल्टेज जहां पे भी वोल्टेज हमारी कम हुई वहीं पे हमारा पानी भी कम होगा, या फिर हमारा करंट भी कम होगा। जहां पे हाइट कम होगी वहां पे पानी का फ्लो कम होगा। तो और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में जहां पे वोल्टेज कम होगी वहां पे हमारा करंट भी कम होगा। तो हम बोल सकते हैं कि हमारा जो करंट होता है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज होती है। ये बात क्लियर हुई? ठीक है। दूसरी चीज, अगर सपोज करो हमने इस हाइट को इंक्रीज कर दिया, बट यहां पे टैप को थोड़ा सा बंद कर दिया, तब भी पानी फ्लो नहीं होगा। तो ना सिर्फ प्रेशर, दूसरा उसको फ्लो होने में ये जो पाइप है या फिर ये जो रास्ता है वो कितना आसान है या फिर कितना डिफिकल्ट है, इस पे भी डिपेंड करता है फ्लो ऑफ करंट। या फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में हम बोल लो कि किसी भी कंडक्टर में फ्लो होने वाला करंट वोल्टेज पे तो डिपेंड करता ही है। अगर यहाँ पे धक्का हम लगा भी रहे हैं, बट वो धक्का हमारा, ये जो कंडक्टर है अगर यही ना साथ दे हमारा फ्लो को, इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो होने में, तो हमारा धक्का भी कुछ नहीं कर सकता। तो अगर हमारे यहाँ पे इसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा हुई, किसी कंडक्टर की रेजिस्टेंस ज़्यादा हुई, या फिर ये जो मटेरियल है, ये जो हमारा मटेरियल हमने यूज़ किया है एज ए कंडक्टर, अगर इसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी तो हमारा करंट हमारा कम होगा। तो यहाँ पे हमने इसलिए इसको इन्वर्सली प्रोपोर्शनल लिखा है कि अगर कहीं पे रेजिस्टेंस का ज़्यादा हो, रेजिस्टेंस कहीं पे ज़्यादा होगा तो करंट हमारा कम होगा। यही कारण है कि ऐसे मटेरियल्स की जिसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा होती है, रेजिस्टेंस ज़्यादा मीन इंसुलेटर्स हो गए हमारे, जैसे माइका हो गया, पेपर हो गया, वहाँ पे करंट नहीं फ्लो होता। वुड होगी हमारी, वहाँ पे करंट नहीं फ्लो होता। क्यों? क्योंकि वो साथ नहीं देते करंट का फ्लो होने में। क्लियर होगी आपको ये बात? तो चलिए यहाँ पे देखिए, हम इलेक्ट्रिकल एक सर्कल लिया है हमने। यहाँ पे अगर हमें कहीं पे भी, जहाँ पे हमने वोल्टेज और रेजिस्टेंस हमें दी हुई है ना, देखो ये जो रेजिस्टेंस है ना, ये हमारा सिंबल है। यहाँ पे मैं एक बात और क्लियर कर देता हूँ कि हम सिंबल है ना, ये जो हम इतनी जगह पे रेजिस्टेंस मान लेते हैं, अदर वैसे रेजिस्टेंस किसी एक पर्टिकुलर जगह पे फिक्स नहीं होती। जैसे ये जो वायर आ रही है ना, ये जो वायर आ रही है, तो क्या इस वायर में यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस नहीं होगी? यहाँ पे भी रेजिस्टेंस होगी। ये जो रेजिस्टेंस है यूनिफॉर्मली ये डिस्ट्रीब्यूट होती है पूरी वायर में। कोई भी ऐसा कनेक्टर नहीं है जिसके अंदर रेजिस्टेंस हमारी जीरो हो। कुछ सुपर कनेक्टर्स की बात की जाती है, वो अलग टॉपिक है, पर कोई भी हमारे पास जो आपको आपके सराउंडिंग में कोई मटेरियल दिख रहा है, कोई भी वायर दिख रही है, उसकी रेजिस्टेंस जीरो नहीं हो सकती। ठीक है। तो रेजिस्टेंस हर कहीं पे रेजिस्टेंस होती है। जैसे अगर आप कहीं पे चल रहे हो, आप फर्श पे चलो चाहे कहीं पे भी चलो, वहां पर आपको फ्रिक्शन मिलेगी ही मिलेगी। वो अलग बात है कि कहीं पे फ्रिक्शन ज़्यादा मिले, कहीं पे फ्रिक्शन कम मिले। तो उसी तरीके में चाहे आप लोहे में से करंट को पास करें, चाहे आप कॉपर में से करें, चाहे एल्यूमिनियम में से करें, वहां पे कुछ ना कुछ तो आपको रेजिस्टेंस मिलेगी ही मिलेगी। कोई ऐसा मटेरियल नहीं है जिसमें आपको कोई रेजिस्टेंस ही ना मिले। क्लियर हुई ये बात? तो करंट यहाँ पे फ्लो जो होता है हमारा, जैसे हमने लिखा था V अपॉन आर, तो वो हमारा डिपेंड करता है हमारा किस पे, कि वोल्टेज हमारी कितनी है और हमारा रेजिस्टेंस हमारी कितनी है। तो हमारा करंट यहाँ पे आ गया 5 एम्पेयर करंट आ गया, मान लीजिए इस पर्टिकुलर केस में। अगर हम कुछ भी ना चेंज करें, हम सपोज करो यहाँ पे एक बैटरी को 10 की जगह पे 20 वोल्ट की एक बैटरी लगाते हैं, हम 20 वोल्ट की अगर हम बैटरी लगाते हैं और इसी में से करंट को पास करते हैं,
तो हमारा ये जो यहाँ पे करंट आएगा वो 20 डिवाइड बाय हमारा क्या आएगा 2, यहाँ पे हमारा करंट इंक्रीज हो जाएगा। हमने यही कहा था कि वोल्टेज को इंक्रीज करने से करंट इंक्रीज होता है। देखो वोल्टेज को इंक्रीज किया, रेजिस्टेंस को फिक्स माना, करंट हमारा चेंज हो गया। आपको दोनों चीजें नहीं चेंज करनी, सिर्फ एक चीज को चेंज करके देखना है। वोल्टेज का इफेक्ट देखना है तो रेजिस्टेंस को कांस्टेंट रखना पड़ेगा। अगर रेजिस्टेंस का इफेक्ट देखना है तो वोल्टेज को कांस्टेंट रखना पड़ेगा। मान लीजिए अगर हम रेजिस्टेंस का इफेक्ट देखना चाहते हैं तो हम वोल्टेज को कांस्टेंट रखो और इस रेजिस्टेंस की जगह पे कोई और रेजिस्टेंस लगा दो। मान लीजिए यहाँ पे आपने रेजिस्टेंस लगा दी 5 ओम की। अगर ये 5 ओम की रेजिस्टेंस है, यहाँ पे अब हम करंट जो निकालेंगे V इज इक्वल टू हमारा जो करंट है, करंट हम कैसे निकालेंगे, I इज इक्वल टू V अपॉन R। तो V यहाँ पे 20 है। अब हमने रेजिस्टेंस को पहले से क्या कर दिया, 2 की जगह 5 कर दिया है ना। तो अब हमारा करंट क्या आया, 4 एम्पियर। देखो पहले 5 आ रहा था, अभी 4 आया। तो रेजिस्टेंस को इंक्रीज करने से हमारा करंट जो हमारा वो कम हो जाता है। क्लियर हुई जी बात ये। चलो आगे चलते। तो चलिए, अभी तक हमने सिर्फ एक फार्मूला याद किया। मैं आपको फार्मूले का बहुत ज़्यादा कोई बोझ नहीं दूंगा ढोने के लिए, है ना। मैं थोड़े थोड़े फार्मूले दूंगा हर वीडियो में। सबसे पहले मैंने सिर्फ अभी तक आपको सिर्फ 2 फार्मूले बताए हैं। पहले वाला V इज इक्वल टू आई इंटू आर, यहीं से हमारा फार्मूला बन जाता है कि अगर हमने करंट निकालना हो तो इस R को इस V के नीचे ले जाएंगे, डिवाइड कर देंगे V अपॉन R। अगर हमने कहीं पे रेजिस्टेंस निकालनी है तो वो हमारी होती है V अपॉन I। तो ये तो इसी से ड्राइव हो गए ना। हमने क्या फार्मूला, सिर्फ एक ही फार्मूला याद किया है हमें, ठीक है। दूसरा फार्मूला हमने याद किया है पावर का, कि पावर हमारी क्या होती है V इंटू आई। अभी हम यहाँ पे सिर्फ दो और फार्मूले याद करेंगे कि पावर का 2 फार्मूले होते हैं। एक तो होता है आई स्क्वायर इंटू आर, और एक पावर का फार्मूला हमारा होता है क्या, V स्क्वायर अपॉन आर। ये 2 फार्मूले आपको और याद करने हैं। तो हम इस सर्किट की हेल्प से इन तीनों फार्मूले को करके देखेंगे, ठीक है। तो सपोज कीजिए हमें यहाँ पे निकालनी है पावर की। हमारा 10 वोल्ट का अगर हमारा यहाँ पे कोई वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है तो इसमें इस सर्किट में हमने पावर कैलकुलेट करनी है। तो पावर के लिए हमें क्या चाहिए, वोल्टेज और करंट। वोल्टेज तो हमारे पास है पर हमारे पास क्या नहीं है इस सर्किट में, करंट। तो करंट हम कैसे निकालते हैं, V डिवाइड बाई आर से। तो करंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, V डिवाइड बाई आर। तो V है हमारी 10 और R है हमारा 2। तो कितना आ गया हमारा करंट, 5 एम्पेयर आ गया। ये बात क्लियर हुई। अब यहाँ पे अगर हम पावर निकालें तो पावर, वोल्टेज की वैल्यू पुट की हमने 10 मल्टीप्लाई बाय, और ये हमारा यहाँ पे करंट कितना है हमारा 5। तो यहाँ पे 5 टोटल हमारा आ गया 50 वाट। पावर की यूनिट क्या होती है, वाटेज होती है हमारी, वाट होते हैं हमारा जो पावर के जो यूनिट होते हैं ना, वाट होते हैं। क्लियर हुई बात। दूसरा आई स्क्वायर आर। तो यहाँ पे करंट कितना फ्लो हो रहा है हमारा, करंट है हमारा कितना था 5। तो 5 का स्क्वायर मीन्स 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय आर। रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है 2। तो ये हमारा कितना हो गया 25 मल्टीप्लाई बाय 2, ये भी आ गया हमारा 50 वाट। चाहे तीसरा फार्मूला V स्क्वायर बटे आर कर लो। V हमारी टोटल V 10 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइड बाय R2। तो ये हमारी आ गई 5, 10 को 5 से मल्टीप्लाई किया 50 वाट। तो तीनों फार्मूले प्रूव हो गए ना पावर के। तो ये हमारा पावर का फार्मूला होता है। क्लियर हुई जी बात। तो चलिए दोस्तों, अभी हम डिफरेंस देखने जा रहे हैं पावर और एनर्जी के अंदर क्या डिफरेंस होता है। तो पावर को समझने के लिए छोटी सी एक एग्जांपल लेते हैं कि आपके पास मान लीजिए एक बल्ब है। बल्ब के ऊपर 2 जो रेटिंग लिखी होती है, एक तो लिखा होता है कि उसकी वाटेज कितनी है। ये 100 वाट का बल्ब है। कब 100 वाट का, जब इसको 200 वोल्ट मिलेगी। 200 वोल्ट अगर हम इसको देंगे तो ये 100 वाट पावर पैदा करेगा। ये बात क्लियर हुई। तो मान लीजिए अगर हम इसका करंट निकालना चाहे कि कितना करंट बल्ब लेगा 100 वाट पैदा करने के लिए, तो आई इज इक्वल टू पी अपॉन, ये आ जाएगा आपका V। तो P है हमारी 100 और ये है हमारा 200। तो 0.5 एम्पेयर जब हम इस स्विच को ऑन करेंगे तो 0.5 एम्पेयर करंट हमारा, पॉजिटिव टू नेगेटिव 0.5 एम्पेयर करंट हमारा जाएगा। और यहाँ पे एक ये बल्ब है जो हमारा ऑन हो जाएगा। तो देखिए, जब तक ये स्विच जो ऑफ पड़ी थी, जब ये स्विच ऑफ थी उस टाइम पे इस बल्ब के अंदर एक कैपेसिटी थी किसी काम को करने की। कितना काम कर सकता था ये, 100 वाट। और ये जो काम करेगा कितना करेगा, ये चीज किसके ऊपर डिपेंड करती है कि ये जो इसके अंदर हमने फिलामेंट लगाया है उसकी लेंथ कितनी है, उसकी ब्रेथ कितनी है, उसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो जब तक ये बल्ब बिना किसी
स्विच को ऑन किए हुए, हमारा कनेक्टेड है, जब ऐसे पड़ा है, तब तक हम ये तो अंदाजा लगा सकते हैं कि ये पावर कितनी पैदा करेगा। बट जब इसको हम ऑन कर देंगे और कुछ समय तक इसको चलाएंगे तो वो क्या हो जाएगा कि ये क्या पैदा कर रहा है, एक एनर्जी पैदा कर रहा है। तो पावर और एनर्जी के अंदर क्या डिफरेंस होता है कि एनर्जी हमारी होती है पावर मल्टीप्लाई बाय टाइम। जब एक पावर कुछ समय के लिए काम करती है तो उसको बोला जाता है एनर्जी। जब तक ये स्विच ऑफ है, ये बल्ब कोई भी एनर्जी पैदा नहीं कर रहा, ये सिर्फ एक इसके अंदर पावर पैदा करने की सक्षमता है, पर ये कुछ पैदा नहीं कर रहा अभी। जब हमने स्विच ऑन की तो टाइम फ्रेम में आगे हम मतलब 2 सेकंड, 4 सेकंड, 1 मिनट, 2 मिनट, जब टाइम के अंदर पावर फ्लो होगी किसी पर्टिकुलर टाइम के लिए, उसको बोला जाता है एनर्जी। तो ये एनर्जी कौन सी पैदा करता है, ये लाइट एनर्जी पैदा करता है। ऐसे ही कुछ और चीजें होती है वो मैकेनिकल एनर्जी पैदा करती है। किसी मोटर है जी 1 किलोवाट की मोटर है ना, उसको 1 घंटे के लिए चलाया, 15 मिनट के लिए चलाया, तो उसने क्या मैकेनिकल एनर्जी पैदा की। ठीक है, तो इस तरीके से होता है कि जैसे किसी भी हम पावर को किसी टाइम के लिए हम जब चलाते हैं तो उसको क्या बोला जाता है, उसको एनर्जी बोला जाता है। ठीक है जी, सपोज करो एक इंसान है, वो 50 किलो वजन उठा सकता है, तो 50 किलो क्या होगी, उसकी पावर होगी कि 50 किलो उठा सकता है। जब उसने उठाना शुरू किया कुछ समय के लिए, एक कहीं एक जगह से उठाकर दूसरी जगह रखना उसने शुरू कर दिया, तो काम होना शुरू हो गया ना। तो ये जो वर्क डन होना शुरू हो गया, इसको बोला जाता है एनर्जी। ठीक है जी, थैंक यू।